वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमर ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सहाफ़ियों और उन सहाफ़ियों की आज़ादी एक अहम तरीन मामला है और कल जो है वो आप कह लें कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में यौम आज़ादी सहाफ़त जो है वो मनाया गया। और पाकिस्तान में भी चूँकि ये दिन PFUG की कॉल पर मुल्क भर में मनाया जा रहा था, तो लाहौर में पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम जो है लाहौर प्रेस क्लब में तकरीब का इनेकाद हुआ। और चूँकि मैं खुद पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो एक जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के तौर पे मुझे मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम देने थे। तो ये एक तकरीब जो है हमने यहाँ पे प्रेस क्लब में इनेकाद की। तो ये एक आपके लिए एक ऐसी तकरीब बन गई जिसमें यहाँ पे सहाफ़ियों के इश्यूज़, पीका एक्ट, सहाफ़ियों के माशी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू, वहाँ पे सहाफ़ी तंज़ीमों के अंदर जो मुश्किलात और मसाइल हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी सैर असर गुफ्तगू हुई। इसमें आप कह लें कि हमारे साबिक़ सदूर में गौहर भट्ट साहब, ज़ाहिर रफ़ीक भट्टी साहब और साबिक़ जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा आफ्ताब हसन भी शरीक थे। इसी तरीके से हमारी तमसीला चिश्ती साहबा, जो आप कह लें कि फेडरल कमीशन फॉर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उससे मुतल्लिक जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का जो इदारा है उसकी मेंबर हैं पंजाब से, वो भी शरीक थी। इसी तरीके से ननकाना जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के PUJ का सब यूनिट है, उसके सदर आसिफ शेख साहब अपने साथियों के हमरा शरीक थे। और ननकाना प्रेस क्लब के सदर जो है अफजल हक साहब, वो भी आए हुए थे और उनके साथ भी उनके दोस्त थे। तो एक भरपूर तकरीब थी और इस तकरीब में बहुत सारी बातें हुई। गौहर भट्ट साहब ने कुछ हमारी तंजीम के हवाले से ये भी उनका कहना था कि हमें भी कुछ येलो जर्नलिज्म का रास्ता रोकने के लिए इक़दामात करने चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से जो तजावीज़ आई उसके ऊपर तकरीब के हमारे जो आप कह लें कि सीनियर तरीन और रूह-ए-रवां जो हैं अल्लामा सदीक़ अज़हर, उन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज़ में जो है चीज़ों को बड़े अंदाज़ में वाज़ेह करने की कोशिश की कि क्या मुदाफ़ती तंज़ीमों का क्या किरदार होता है और क्या मनोन हर चीज़ मान ली जाती है या उसके नतीजे में कोई रेजिस्टेंस भी ज़रूरी होती है। तो हमारी तंज़ीमों की ये ज़िम्मेदारी कि वो उस रेजिस्टेंस को करे और जो पीका जैसे कवानीन के खिलाफ रेजिस्टेंस होनी चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि पीका जैसा कानून जो है उसको मनोन मान लिया जाए, तो वो अगर किसी किस्म की कवानीन साज़ी भी चाहते हैं तो उनके हम यही मिसाल मैंने दी कि अगर वो इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो कानून है उसके मुताबिक पाकिस्तान में भी डिफेमेशन एक्ट मौजूद है, तो उसके तहत भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन पीका का कानून लागू करके एक्चुअली सहाफ़ियों को जो है वो आप कह लें कि उनके ऊपर एक सख्ती का दौर जो है वो चल रहा है। तो इसके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस भी की जा रही है और रेजिस्टेंस जारी भी रहेगी। तो ये एक ऐसी तकरीब थी जिसमें सहाफ़ी ने इस अज़्म का इज़हार किया कि पीका का कानून के खिलाफ जो है वो जदोजहद जारी रहेगी। और बाकी तकरीब का हवाला जो है वो आप देखिए और सुनिए। अपनी इस आज़ादी को प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसके लिए किस लेवल पे जाके अपने अंदर यकजहती लानी है, किस लेवल पे जाके हमें फाइट सड़क के ऊपर आने के लिए अपने आप को मुनज़्ज़म करना है, ये है असल मकसद। और इसी मकसद के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि पाकिस्तान दुनिया के आप कह रहे हैं कि उन ममालिक में से शामिल है जहाँ पे आज़ादी सहाफ़त जो है वो दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर तरीन हुई है। और इस वक्त हम तकरीबन दुनिया के 153 ममालिक में शामिल हैं जो इस बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं जहाँ पे आज़ादी सहाफ़त बहुत नीचे की हुई। हर साल अ, तकरीबन दर्जनों लोग जो हैं वो जब से ये पीका एक्ट आया है उससे दर्जनों लोग पीका एक्ट के तहत जो है वो गिरफ्तार होते हैं, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जाता है, उनकी गिरफ्तारियाँ लाई जाती हैं, उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है। और एक कंप्रोमाइज किस्म का स्टेटमेंट कोर्ट में दिलवाने के बाद उनकी रिहाई अमल में आती है, उससे पहले नहीं आती। हमारे यूनियन के लोग भी अगर थोड़े से एक्टिव होते हैं, अब्दुल बात साहब पिछले दिनों हमारे जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई अमल में लाई थी, लेकिन अ, वही एक कंप्रोमाइज नौयत का स्टेटमेंट, एक बयान जो है वो कोर्ट में दिलवाया गया और उसके बाद जो है उनकी रिहाई जो है गिरफ्तारी को भी लीगल करार दिया गया, उसको रिहा भी कर दिया गया। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाते, ना हटते और खड़े रहते, तो यकीनन उनकी रिहाई अमल में ना आती, बल्कि उनको स्टेट का मुजरिम डिक्लेयर किया जाता, बागी डिक्लेयर किया जाता, गद्दार डिक्लेयर किया जाता। तो ये मामलात हैं कि किसी छोटी से छोटी बात के ऊपर जो है
टीका का कानून जो है वो एक्टिव होता है और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसीलिए हम इस कानून को काला कानून, और इसीलिए हमारी डिमांड है कि इस कानून को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। इसके लिए जहां तक मुमकिन हो सके गवर्नमेंट जो है अपनी कमिटमेंट, जब वो अपोजिशन पार्टी के तौर पे इसको काला कानून कहती थी, तो आज खुद जब हुकूमत में है तो इसको काला कानून कहते। इस आलमी दिन के हवाले से जो अब ज्यादा अब इस पे क्या कहूँ मैं कि गैर जिम्मेदारी ही है ये कि आप ओहदेदार हैं एक ऐसी तंजीम के जिसकी अपनी तारीख है, और जो जिस पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हम बात करते हैं वो इसी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कंधों पे बनी थी। पिका और कई कवानीन साल से जब से पाकिस्तान का आइन बना है तब से बहुत सारी चीजें वाजिया हैं। PFUJ और दीगर तंजीमें इस हवाले से कोशिश करती रही हैं। हुकूमतों ने हमेशा आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश की है, चाहे वो मार्शल लॉ हो, चाहे वो सिविलियन हुकूमत हो, चाहे वो ऐसे लोग हों जो अपोजिशन में हो तो आपके खिलाफ आपके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के आपके लिए नारे मारते हैं, और जब इक्तदार में जाते हैं तो वही लोग, यही नून लीग की हुकूमत है, यही अज़मा बुखारी है जो हमारे एहतजाजों में शरीक होती थी और हमारे हक की बात करती थी, हमारे हक के लिए हमारे साथ खड़ी होती थी। आज वो वही तलवार पकड़ के आपके सर पे खड़ी है, सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है। उसकी वजह उनका इक्तदार में होना शायद उस तरह ताकतवर नहीं है, हमारा कमजोर होना ज्यादा ताकतवर है उनके लिए। आज़ादी इजहार के ऊपर एक वक्त था, हम देखते थे निसार उस्मानी हाल भरा होता था। फिर वो वक्त आया कि आज़ादी इजहार के लिए वाजे मारते थे कि भाई आओ जरा इत्थे जुलूस करना है, ख्वाजा आफ्ताब इस बात का गवाह है, तो लोग नहीं आते थे। ठीक है, तो फिर अब आप अपने दोनों सदूर की गैर मौजूदगी में भी इतने लोग इकट्ठा कर लिए, ये भट्टी साहब आपकी हिम्मत है, अल्लाह आपको सेहत दे। बाकी ये है कि ये जो आज़ादी इजहार है सर, ये शुरू से पाकिस्तान तो नहीं है, तीसरी दुनिया के अंदर जब से इस ख्याल को जाहिर किया गया तब से मुश्किलात तो हैं, आज भी मुश्किलात हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन कुछ चीजें मेरा ख्याल है ये भी देखना चाहिए कि आज़ादी कुछ असूल व ज़वाबत के तहत होती है। मादर पिदर आज़ादी जो होती है ना भट्टी साहब, वो जंगलों में हो सकती है, इंसानों की सोसाइटी में मादर पिदर आज़ादी का तस्वर नहीं होता। यहाँ पर महज़ब सोसाइटीज जो होती हैं वो अपने आइन और कवानीन जो भी बने होते हैं उनके मुताबिक चलती हैं। बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जिनको हम काले कवानीन कहते हैं, हम उनको नहीं मानते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उनको वायलेट करें, क्योंकि जब हम वायलेट करेंगे तो फिर उसकी एक कीमत है जो हमें पे करनी पड़ेगी। जो है कानून हरकत में आएगा तो मतलब मीर शकील से कभी कानून नहीं लगेगा, अगर लगेगा भी कदी बारी तो जाती खुन्नस में लगा, और वो फिर जिस तरह उसने जेल काटी है उस तरह हम जिंदगी नहीं गुजारते, आप जिस तरह वो जेल काट के आया। मेरी गुजारिश आप दोस्तों से ये है कि प्लीज कुछ चीजों को डिफाइन करें कि ये हदूदो क़यूद हमें चाहिए, इससे आगे हम नहीं जा सकते। अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू हुआ अरशाद भट्टी साहब ने किया अदाकारा मीरा का। अब आज़ादी इज़हार का भरपूर इस्तेमाल जो है वो अरशाद भट्टी साहब ने किया, लेकिन सारे का सारा सोशल मीडिया और सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सीनियर से सीनियर सहाफ़ी और जूनियर से जूनियर सहाफ़ी ने अरशाद भट्टी की मंजी ठोक दी पकड़ के कि भाई आपने एक खतून के साथ इस तरह के सवाल किए। जिन वाकयात का भट्टी साहब ने जिक्र किया वो वाकयात सबके सामने थे, लेकिन मौका नहीं था। मैं भट्टी साहब की हिमायत नहीं कर रहा कि उन्होंने ठीक कहा, मगर मैं कह रहा हूं मौका नहीं था, उस मौके की मुनासिबत से सवाल नहीं दुरुस्त थे। तो थोड़ा सा हमें, मेरा ख्याल है कि अपने पैरामीटर्स को देखना चाहिए। हमें जो लाइंस ड्रा की गई हुई हैं जो कहीं लिखी तो नहीं हुई हैं, मगर आइन के अंदर बहरहाल आइन के अंदर एक आर्टिकल 19 है, उसको थोड़ा सा हमें पढ़ लेना चाहिए, उसके अंदर रहते हुए हमें अपने आप को प्ले करना है। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिसपे आपका आइन के कुछ शिकों पे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर जनरल ज़िया ने ऐसी बहुत सारी शिकें शामिल की आइन के अंदर जो कि आइन का चेहरा बिगड़ गया, अभी तक बिगड़ा हुआ है। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कुछ चीजें शामिल की, लेकिन इसके बावजूद वो जब तक मौजूद हैं तब तक तो हमें उन्हें मानना है ना। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम आइन की फलां शिक को पे अमल नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
गुजारिश ये है कि अगर तो ये कवानीन जिनको हम काले कहते हैं वो आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी में है, उसके मुताबिक नहीं है, फिर तो इनको चैलेंज करें और इनको सुप्रीम कोर्ट से जो है वो यानी स्ट्राइक डाउन करवाएं। लेकिन अगर ये उसके मुताबिक हैं तो फिर हमें अपने आप को, अपनी हदूदों को, यूथ को नए सिरे से मुरतब करना होगा। ये भट्टी साहब आज़ादी नहीं होती किसी को गाली दे दें, जिसकी मर्जी जो मर्जी दिल में है आप कह दें। ये आज़ादी जो है ना सर, ये बरतानिया में भी अवेलेबल नहीं है कि जो दिल करता है हम इल्ज़ाम लगा देते हैं किसी के ऊपर और उसका नतीजा ये निकलता है कि अगले दी बिल्कुल यानी पांड पत लाई जाती है तो असी कहने वाह जी वाह बड़ी दलेरी ना गल करती भट्ट साहब ने। नहीं, सबूत देना चाहिए। आपके पास सबूत है तो आप बात करें। येलो जर्नलिज्म और किसे कहते हैं? ये जो येलो जर्नलिज्म था ये क्या था? जो बरतानिया में कवानीन लागू हैं उनके नफाज का यहां पर मुतालबा करें, क्योंकि पूरी दुनिया में वो कवानीन जो हैं उनको रहनुमा कवानीन समझा जाता है। और हमारे यहां पर एक फौजी अफसर साहब को जब इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने बरतानिया में जाके केस किया और वहां से इंसाफ लिया। इसका मतलब यह है कि वो कवानीन जो हैं वो बरतानिया में भी काबिल कबूल है और लाहौर में भी काबिल कबूल है। तो उन कवानीन को पाकिस्तान में नाफज करने की बात करें ताकि चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आए। और ये जो आज़ादी इजहार का कंसेप्ट है ये भी सर हमने मगरिब से लिया हुआ है, तो फिर वहां का कानून भी ले लें ताकि चीजें ठीक हो जाए। मेरा ख्याल तो ये है, बाकी आप दोस्त जैसे मुनासिब समझे करते रहे। फ्रीडम इंडेक्स के हवाले से मैं आज एक चीज पढ़ रहा था तो देखा कि उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है 180 ममालिक में वो 153 दर्जे पे है इस वक्त। तो पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है सहाफ़ियों की वर्किंग के हवाले से, और यही हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की भी बात यही है, वो कुछ इससे भी कम है। सर एक 80s में एक रिसर्च पेपर आया था, अमेरिकन एक सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मीडिया द सेकंड गॉड, यानी कि खुदा के बाद सबसे बड़ी ताकत मीडिया है। इसको पूरी दुनिया मानती है, खुदा के बाद सबसे बड़ी ताकत मीडिया है। इसका अंदाज़ा आप देखेंगे जो सियासी शख्सियात हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अवामी पार्टीज़ हैं, वो मीडिया के बगैर सिफर हैं। जहाँ तक पीका का ताल्लुक है वो तो सबको पता है कि ये बात आमरीत की तो रही है। जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो जमहूरी हो या कोई भी हो, उसका सबसे पहला वार सहाफ़ी पर ही होता है और वो यही कोशिश करता है कि जी लोग जो है बात ही ना करें, सहाफ़ी को खबर ना दें। उसी का नतीजा ये पीका भी है और उसका तो हर आम शहरी भी उससे मुतासर हुआ है, सबसे ज़्यादा सहाफ़ी। अब जैसे रिसेंटली जो रेलवे के हवाले से भी जो आया था कि जी आप खबर नहीं दे सकते, आप कोचेज में नहीं जा सकते, आप ना जगह नहीं कर सकते, तो फिर सहाफ़ी सहाफ़त करेगा। इसमें भी अगर यूनियन सपोर्ट करे कि ऐसे इश्यूज हैं कि जिस पे बात करनी चाहिए, यूनियन के नुमाइंदे हुकूमत से बार बार मिले। भट्टी साहब ने जैसे बताया और मेरा मतलब है यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को तारुफ है कि जो जर्नलिस्टों की प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बना है मैं उसकी मेंबर हूँ पंजाब से। अब हुकूमत की सीरियसनेस का ये आलम है कि तकरीबन 2012 से कोशिश की जा रही है और इसके लिए दबाव किसका था? दौलत मुश्तरका का था, यूरोपीय यूनियन का था, सबका ये प्रेशर था कि आप अगर ये कमीशन बनाएंगे तो आपको जो है GSP प्लस का आपका दर्जा रहेगा, वरना वो खत्म हो जाएगा। इस दबाव में हुकूमत ने कमीशन तो बना दिया, लेकिन आलम ये है कि अभी तक उस कमीशन का ऑफिस नहीं बन सका। जून में उसके जो चेयरमैन बने थे, नवंबर में हम लोगों को नॉमिनेट किया गया। आप देखेंगे अब साल तकरीबन होने वाला है, अगला महीना जून का है, 1 साल हो गया कमीशन का ऑफिस नहीं बना। ये किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। और शायद कमीशन का ऑफिस ना बनाने की ये वजह है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हर मसला हल हो सकता है, पीका के मुतासरा जो सहाफ़ी है उनका भी। क्योंकि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है, अगर कमीशन के पास इख्तियार होगा तो वो फौरी तौर पे मुतल्लिका लोगों को तलब करेगा, क्योंकि ये भी याद रखेंगे उस कमीशन को जो है वो जज के इख्तियारात भी हासिल है, यानी वो फैसले भी सुना सकता है। इसके बावजूद उन्होंने अभी तक कमीशन को फाल नहीं किया। एक ये वो इशू है जिसपे मैं तो यूनियन को भी दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं जो मेंबरान हैं, लेकिन यूनियन अगर आवाज़ उठाएगी कि इस कमीशन को फाल करें, आपके 80% से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरा मसला ये सहाफ़ियों की तनख्वाहों का है।
आप ये देखें कि मीडिया मालकान, अभी जैसे जिक्र कर रहे थे कामरान साहब भी कि नून लीग ने अपने दौर में अरबों रुपए के इश्तहार दिए। कौन सी हुकूमत नहीं है जिन्होंने मीडिया मालकान को इश्तहारात नहीं दिए, लेकिन वो इश्तहार किधर गए? मीडिया मालकान की जेबों में। लेकिन जो वर्कर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको क्या मिला? आप अभी भी विजिट कर लें, किस जगह पे 40,000 से ज़्यादा तनख्वाह है, और वो भी ये है कि अगर कहीं ज़्यादा तनख्वाह लगा भी देते हैं तो वो देते ही नहीं हैं। ये तो ऐसा हिसाब है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे अगर मूव करना चाहते हैं, किसी दूसरे इदारे में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये होता है कि पता नहीं ये भी मेरी तनख्वाह देगा कि नहीं। और जहाँ से आप मूव कर रहे होते हैं वहाँ भी आपने 6 महीने की तनख्वाह अपनी नीचे लगाई होती है। ये सब वो इश्यूज हैं जिसके लिए लोगों ने, जो सहाफ़ी हैं और जो आम वर्कर भी है, उसने तवक्कुआत लगाई हुई हैं यूनियन के साथ। तो मेरी तो फिर वो भट्टी साहब से और यूनियन से ये दरख्वास्त है कि ये बहुत छोटे छोटे इश्यूज है और कुछ नहीं कर सकते। बड़े मालकान से अव्वल तो जब आप वज़ीर आज़म से मिल सकते हैं, एक सहाफ़ी के लिए किसी से भी मुलाकात करना कोई इशू नहीं है। तो एक ये कि एक वफ़द बना के मीडिया मालकान से मिलें, और अगर कोई मीडिया मालिक इनकार करता है मिलने से, तो मेरा ख्याल है कि आपको हर कहीं ये उनकी तशहीर करनी चाहिए कि जी ये बंदा, हम यूनियन के नुमाइंदे हमसे मिलने को तैयार नहीं है, तो ये वर्करों के हुकूक क्यों देगा? इसलिए कि ये जितने भी होते हैं ना, खासतौर पे ज़ाहिर है आजकल के जो मालिकान हैं, वो जितने भी हैं, वो किसी का स्कूल है, किसी का कॉलेज है, तो उनको अपनी प्रेस्टीज का बड़ा फिक्र होती है। तो अगर आप उनकी प्रेस्टीज को या इस चीज़ को टच करेंगे तो यकीनन क्यों नहीं वो मिलेगा। बार बार बात करें, कभी ना कभी तो वो सुनेंगे ना आपकी बात। लेकिन सिर्फ वही कि यूनियन को मुतहरिक होना ज़रूरी है, और पिकैट के हवाले से फिर वही है कि कमीशन को फाल बनाएं। हम वहाँ बैठे हैं, मैं हूँ, हर सूबे से नुमाइंदे हैं। हमारे अगर सहाफ़ियों का केस आएगा तो ये कैसे हो सकता है कि उनको सजा सुनाई जा सके? हम जब बैठे चलें यार, प्लीज़ यार, भट्टी साहब प्लीज़, क्रॉस टॉक नहीं होनी चाहिए यार, एक सीधी सी बात करें। सभी एक दूसरे की वजह से होते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज चूँकि आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है, और बिल्कुल ठीक बात है कि चले कोई तो है जो हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए खड़ा हुआ है। नेचुरली बात है, जितने माशी मसाइल हैं, जो हालात हैं, कभी हम भी जब शुरू जब जर्नलिज्म में आए थे तो एक मिशन होता था, ठीक है, एक मकसद होता था। अब तो मेरा शायद ज़रूरत बन गई ना ये। हमारी ज़रूरत ये है कि हमें नौकरी लगी और हमारे घर का चूल्हा जल रहा है, और गवर्नमेंट को, जो हमारे इदारे हैं, उनके मालिकों को ये पता है कि चूँकि ये इदारे चल रहे हैं तो उनको पैसे मिलने, इश्तारी मिलने, उनकी ज़रूरत भी है। और गवर्नमेंट की ज़रूरत ये है कि चूँकि हम उनके कसीदे लिखेंगे तो उनके वो हमें ऐड भी देंगे। तो जब हम ये ज़रूरतों से निकलेंगे और किस मकसद के लिए इकट्ठे जर्नलिज्म था, ये दरवेशाना एक तर्ज़ अमल हुआ करता था, ठीक है। हमारे उस्ताद कहते हैं कि जब किसी मुतालिक खबर शाया करोगे तो समझो कि पहले अपने आप को रखो उसके अंदर। तो ये आज़ादी सहाफ़त तो ये था कि आप माशरे का आईना है, और आप ये देखेंगे कि जो माशरे में हो रहा है आप उसका इजहार करेंगे, और जो खराबियाँ हो रही हैं उसको भी तस्करा करेंगे, और जो हुक्मरान है उनका भी एहतसाब करेंगे, और उससे मुल्क भी अच्छे हालात पैदा होते हैं। जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन बदनसीबी से साबका दवार में भी और मौजूदा दवार में भी, चाहे वो पीका एक्ट है, चाहे वो और कानूनी एक्ट होंगे, उसकी वजह से हमें जो है वो परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। मेरी बहन ने, हमारी कायद हैं तफसीला चिश्ती, माशाल्लाह वो पंजाब से तर्जमानी करती हैं। उनकी जब तक जितनी कोशिश है वो उससे ज़्यादा कोशिश करके चलें, पंजाब में लोगों को, साथियों को हकूक़ दिलवाने की कोशिश करें। लेकिन असल तो प्रॉब्लम यह है कि सोच की बात है। मुझे बताएं कि कितनी दफ़ा हमने, अशन साहब ने, हमने कोशिश की कि तमाम यूनियन इकट्ठी हो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हर बंदे ने अपने अपने घर की एक एक ईंट की मस्जिद बनाई है तो मकसद कहाँ रह गया? तो हमारे में अपनी तकसीम इतनी इस कदर ज़्यादा है, और उसका फ़ायदा गवर्नमेंट उठा रही है। तो हमें सबसे पहले तो अपने दरमियान भी खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए, और एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। अगर काज है तो, अगर काज ये है कि मैं अपनी इनफरादी तौर पर बात करूँगा, सहाफ़त की बात नहीं है, इज्तिमाई बात नहीं है, तो फिर यही हाल है आपके सामने जो है। और जहाँ तक रहा इस बात की कि अफजल भट्ट हमारे सदर हैं, फेडरल जूनियर जर्नलिस्ट के, अरशद साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, प्रेस क्लब सदर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हम तो अपना उस्ताद ही, मैं तो कहता हूँ अपना बड़ा भाई भी है, यार भी है। तो जितनी हद तक हम कोशिशें करते हैं, लाहौर में आपके सामने देखें कि ये हमारा ही इनिशिएटिव है लाहौर प्रेस क्लब का, और PUJ चूँकि हमारी हम तो भाई इनके मुतहद हैं, तो ये चूँकि हमारी बॉडी है, तो इसलिए हम तो कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि ये प्रेस क्लब का इनिशिएटिव है कि प्रेस क्लब ने अभी रिसेंटली एक बंदे DGP का छोटा सा मसला है कि हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट से रिटायर हो जाते हैं,
उनका कार्ड नहीं बनता। जिसने सारी ज़िंदगी सर्व कर दिया सहाबत के लिए और सारी ज़िंदगी दी सहाबत के लिए, उसे रिटायरमेंट के बाद साबित तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो ये किसने उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इशू हमने उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो रिटायर्ड हमारा जर्नलिस्ट होगा उसके लिए कार्ड ज़रूर बनेगा DGPR का, और हम कोशिश करेंगे रेलवे में भी वो फैसिलिटेट हो। इसे देखे ना, ब्रैनर फंड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बाकी दीगर काम है, ये बेसिकली फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट का गवर्नमेंट का काम है। बिल्कुल मैं तफसीलात की इस बात से मुतफिक हूँ कि इस बात किया कि हमें सबसे पहले तो हमें आपस में इत्तेहाद कायम करना। अगर अल्लाह करे ये जितने भी लीडरान हैं इसमें ये इकट्ठे हो जाएं, और जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ बेनज़ीर भुट्टो यहाँ बैठा करती थी, आप देखें ना, जंग के मालिक जो हैं वो यहाँ बाहर थड़े पे बैठे, हमने देखे मुश्किल रहमान साहब देखे, सबसे बड़ा अदारा है पाकिस्तान का, वो देखे, यहाँ भी देखे, यहाँ में नवाज शरीफ भी आया, यहाँ शहबाज शरीफ भी आया, यहाँ जरदारी भी आया, यहाँ बेनज़ीर भुट्टो भी आई। तो क्या मकसद, अब कोई भी नहीं आता तो आपको इस्तेमाल करें, तो हमें इस बात को सोचना चाहिए और हमें आपस में इत्तेहाद कायम करके, और ये जो पीका एक्ट है इसके खिलाफ जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल है पीका शीका इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। मैं तो इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि हमें सबसे पहले आपस में इत्तेहाद करने की ज़रूरत है, और जहाँ तक होगी कोशिश, वो तो चाहे वो भट्टी साहब हों, अशन साहिब साहब हों, फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट हो, तो उस महाज पर भी हम जद्दोजहद कर रही हैं। अभी लास्ट टाइम वज़ीर इत्तलात आई थी, तो हमारी तजवीज़ थी वहाँ पे सेमिनार में कि जी आप जो ऐड आ रहे हैं उसको ऐड को मशहूर करें और बल्कि ऑन एयर करें, सबको बताएं मालकान को ये इतने करोड़ों के ऐड उसने लिए, कहा क्यों दे रहे। तो हम तो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात कि जब पता लगे कि एक दुकान नहीं 4 दुकानें खुली हैं, वो जिसको मज़ीद इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारा जो है एहतसाब होता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि अल्लाह ताला सवाए हम सब जितने यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद, अल्लाह सवाए हमें अपने हबीब के सदके अपने मुताजी के अलावा किसी की मुताजी ना दे, और हमें देने बांटने वालों में रखे, और हमें इत्तेहाद कायम करे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आज मुझे 2 चीज़ें समझ आई हैं इस बैठक में, पहला प्रोपेगेंडा, दूसरा विक्टिम ब्लेमिंग। विक्टिम ब्लेमिंग हमेशा ओप्रेसर करता है, विक्टिम को बदनाम करने के लिए, अपने आप से तवज्जो हटाने के लिए। वो जो ओप्रेसर है कामयाब हो गया। आज हम विक्टिम हैं, मालकान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। पैका कानून आ गया है, हम पे लागू हो गया है, हमें सैलरीज नहीं दी जा रही, हमारे दोस्तों को नौकरी से निकाला गया, आए दिन ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं, हमें शिकंजों में कसा जा रहा है, और आज हम अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं। उसको आना चाहिए था, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उसको आना चाहिए था, ये अच्छी बात है, सबको यहाँ होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी मुत्तहिद है अंदर? आपको लगता है नून लीग मुत्तहिद है अंदर? आपको लगता है PTI मुत्तहिद है? कोई भी मुत्तहिद नहीं है, तो जर्नलिस्ट कैसे मुत्तहिद हो सकते हैं? जर्नलिस्ट तो प्रोपेगेंडा करने वाला होता था, आज वो प्रोपेगेंडे का शिकार हो गया। मालकान ने जो प्रोपेगेंडा किया, या वो प्रोपेगेंडा रियासती इदारों के जबर की तरफ से जो मुसल्लत हुआ, आज हम उसका शिकार होकर बैठे हुए हैं, और हम कह रहे हैं कि हम इकट्ठे नहीं हैं। तकसीम जो होती है ना, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। अगर कोई ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ ग्रुप हैं, तो अच्छी बात है। अगर वो कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं अपने तौर पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तो बात कर रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म की तो बात कर रहे हैं ना। अब इस वक्त जो दौर आ गया है, इंतहाई जबर का दौर है। आप तारीख के जबर तरीन दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मुहज़्ज़ब और आज़ादी वाला मुल्क समझा जाता है अमेरिका। वहां जर्नलिस्ट को ट्रंप शट अप कॉल देता है कि आपकी ये जुर्रत कैसी हुई है सवाल करने की। अगर वहां पर ये जबर देखा जा रहा है, तो हम तो तीसरी दुनिया के एक ऐसे मुल्क हैं जहां पर जागीरदार भी है, सरमायादार भी है, जहां पर अभी वडेरा भी बैठा है, हर तरह का तबका बैठा है, और वो तबका आपको दबाने के लिए बैठा हुआ है। यहां कॉलोनियल एक इरा में जो छोड़े जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी बैठे हुए हैं। जिस तरह सोसाइटी बदलती है, हमने अपने आप को नहीं बदला। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो
ख़त्म हो जाएंगे। अब उनको पता चल गया कि शुरू की बात मैं कर रहा हूँ कि प्रिंट को कैसे कंट्रोल करें, इश्तिहारात रोक कर। आप जैसे जो जय्यद सहाफ़ी हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, उनका रास्ता रोका गया। मीडिया ऑनर को कहा गया अगर ये खबर छपती है तो हम आपको इश्तिहारात नहीं देंगे। यही इलेक्ट्रॉनिक के साथ हुआ। अब जब गला घोंटा गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट में, तो कुछ हमारे दोस्तों ने सोशल मीडिया पे चले गए, डिजिटल मीडिया पे चले गए। डिजिटल मीडिया पे उनको एहसास हुआ, जो 10,000 भर्ती हुए थे, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो 10,000 भर्ती हुए थे, कि अगर कहीं कोई पब्लिक इंटरेस्ट की हम खबर लाते थे तो वो 10,000 उन सहाफ़ियों को गाली निकालते थे जो पब्लिक इंटरेस्ट में खबरें लाते थे। फिर गवर्नमेंट टॉपल हुई, वो 10,000 पर गए। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हमने प्रिंट कंट्रोल कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कर लिया, तो अब इसको कैसे कंट्रोल करें? पैका एक्ट लाए। अब वो पैका एक्ट जो था, हम जैसे सहाफ़ियों पर भी जो पब्लिक इंटरेस्ट की खबर करते हैं, क्योंकि अब पब्लिक इंटरेस्ट भी इस मुल्क में जुर्म है। इस वक्त पाकिस्तान में, मैं एक पिछले 11 माह की बात कर रहा हूँ, 142 केसेस दर्ज हुए। जर्नलिस्ट को थ्रेट भी किया गया, कुछ जर्नलिस्ट मर्डर भी हुए, जिसमें से 32 जो केसेस हैं वो सिर्फ पैका एक्ट के हैं। तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जिस तरह डेली खबर के लिए जाते हैं, नई नई असाइनमेंट होती है, हमारी मुश्किलात भी नई नई हो सकती हैं, लेकिन हम मायूस नहीं हैं। हमें लड़ना आता है, हमें रास्ता बनाना आता है। अरशद अंसारी साहब की क़यादत में, अफजाल तालिब साहब PUJ के जो जनरल सेक्रेटरी बैठे, इनकी क़यादत में हम पंजाब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको वो पास होता हुआ नज़र भी आएगा। और आज अगर हम इकट्ठे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हैं, चले आपकी बात मान लेते हैं, हम इतने आज़ाद हैं, इतने आज़ाद हैं कि हम आँख हैं, हम ज़बान हैं, हम कान हैं। अब हमें कहा जाता है आपने वो दिखाना है, लेंस हमारा होगा, आप वो बताएंगे जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। जब आप इस दौर में हूँ तो आप हर एक की आंख, ज़बान, कान तो बन सकते हैं। दिखाएं कोई माइक पड़ा हो जो आपकी बात करने वाला हो। आप तो वॉइसलेस की वॉइस हो, आपकी वॉइस नहीं है, इसलिए आपको इकट्ठे तो होना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त जब आप कन्विक्शन के साथ आए, आपको अपने राइट्स का भी पता होना चाहिए, जो कि सबको पता है, लेकिन विक्टिम ब्लेमिंग में नहीं जाना। हम उनको प्रोपेगेंडा जो वो करते हैं, उनको हमने कामयाब नहीं होने देना। तो आज आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, और उन लोगों की, उनके लिए आवाज़ बने जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा काम होता है, जिनकी आवाज़ ना हो और उनकी आप आवाज़ बन रहे हैं। हमें कोई टीवी पे नहीं दिखाता, ये प्रोग्राम टीवी पे नहीं चलेगा, अखबार में भी नहीं चलेगा, किसी छोटे अखबार में शायद आ जाए, लेकिन हम अपनी जद्दोजहद तर्क नहीं करेंगे। आज वादा करो कि जब यहाँ से हम जाएं तो हम अपनी जहाँ जहाँ भी यूनियन है, जहाँ जहाँ ग्रुप है, उन्हें कहें कि जनाब ये बेहतरीन टाइम है इकट्ठे होने का। रियासती इदारे मुसलसल, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन हो या जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन हो, तकसीम दर तकसीम पे तुली हुई है, लेकिन आपने तकसीम नहीं होना, अपने हक के लिए लड़ना है और आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया भट्टी साहब, हमारे प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल साहब। मुझे बहुत खुशी हुई है इसे बंद करके PUJ के नायब सदर की गुफ्तगू सुन के। एक ऐसा नौजवान जो अपनी वर्ल्ड आउटलुक में बहुत साइंटिफिक है, जिसने एक ऐसी बुनियादी बात की जिसकी वजाहत, जिसकी एक्सप्लेनेशंस, जिसके कंट्रोल्स
लाइंस, अंडरलाइंस अगर मैं वो बयान करने लगूं तो एक तवील जो है वो तकरीर बन जाती है, जो मैं नहीं करना चाहता। बात यह है कि एक गैर सरकारी वजारती लेक्चर हमें भट्ट साहब दे के गए हैं। अगर हमने हर कानून के पैरामीटर में रहना है, अगर हमने हर कानून की पैरवी करनी है, अगर हमने इदारों के मालकान के बनाए हुए उसूलों पर चलना है, अगर हमने रियासत के बनाए हुए उसूलों पर चलना है, तो ये जो हमारी मुदाफ़ियाती तंजीमें हैं, ये क्यों 50s में हमने PFUJ बनाई थी। हमारे पहले सेक्रेटरी जनरल KG मुस्तफ़ा थे, जिनका ताल्लुक़ ढाका ऑब्ज़र्वर से था, वो ढाका से ताल्लुक़ रखते थे। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट तवील अरसा मिनहाज बरना साहब रहे, उस्मानी साहब रहे। जब पाकिस्तान में अयूब खान से पहले कवानीन आए, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस तो आया अयूब खान के अहद में, लेकिन उससे पहले ऐसे कानून आए जिसमें ना सिर्फ सहाफ़ियों बल्कि दानिश्वरों को, शायर, अदीब, जैसे हमारे यहाँ तक़ीबसन अदीबों की एक तंजीम थी, उसको बैन किया गया। दूसरी ट्रेड यूनियंस बैन की गई और कहा यह गया कि ये मुल्क में कम्युनिज़्म को बचाने के लिए यूनियंस पर पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अदीबों को वो लिखना चाहिए जो रियासत चाहती है, और रियासत कौन सी? कॉलोनियल रियासत। हमारे यहाँ एक अजीब अलमिया है कि दुनिया में जिस मुल्क में आज़ादी हासिल की, उसके लीडरों ने सबसे पहले अपने मुल्कों को डीकॉलोनाइज किया। हमारे यहाँ एक नया रवाज चल निकला कि हमने डीकॉलोनाइज करने की बजाय रीकॉलोनाइजेशन का असर शुरू कर दिया। और अगर हमें ये इत्तला दी जाए, हमें ये तालीम दी जाए कि कानून खा कैसा भी हो उसको आपने मानना है, तो फिर दुनिया से गुलामी का कानून न टूटता। अफगानिस्तान में 19वीं सदी तक गुलामी जायज़ थी। रूस में 1917 से पहले यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े राइटर, शोलोखोफ के वालिदैन और दूसरे लोग, ऐसे लोग थे, वो गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक 1917 का सोवियत रेवोल्यूशन लाना पड़ा। क्या हमारे मुकद्दर में ये है? लबनान के 8 जर्नलिस्ट, उसमें 3-4 लड़कियां हैं, 3-4 लड़के हैं, वो एंटी इजराइल खबरें देते हैं। वो गजा के अंदर इस्राएली मजालिम की बात करते हैं। उनको 1 महीने के 2 महीने के अंदर टारगेट कर करके एक को मार दिया गया। उनकी एक तस्वीर आई है, 8 इकट्ठे खड़े यू विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, 8 के 8 कत्ल कर दिए गए हैं। हमें पता है यहाँ किस टीवी चैनल ने उन पर प्रोग्राम किया है, यहाँ किस अखबार ने उन पर एडिटोरियल लिखा है। हमारे यहाँ पिछले 4, 5, 6, 7, 8 साल में 200 से ज़्यादा साफ़ी हमारे गायब हो चुके हैं। लेकिन क्या हमारे जो
बड़े थे जिन्होंने PFUJ बनाई, जिन्होंने PUJ बनाई, क्या वो कॉम्प्रोमाइज करके हमारे लिए हकूक लेते थे? वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, वो स्ट्रगल करते थे और स्ट्रगल करके हमारे हकूक लेते थे। थोड़ा सा इधर आओ ना, तो यार नहीं बन रही ना, सीट दर्द हुआ है।